अबे ये वाइजमैन बोल के पॉल हेमन इतने टाइम से सबको गोली दे रहे थे क्या? और सबसे बड़ा धोखा तो रोमन रेंस को। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज ये स्मैकडाउन के शो के बारे में, जो कि सीधा फ्रांस से था। और भाई आज का क्राउड क्या था उसके बारे में तो अभी जैसे जैसे मैं पूरे शो को रिव्यू करूंगा बताऊंगा आपको अच्छे से। वीडियो को बस आप लोग लाइक कर देना। और सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है एक 8 विमेन टैग टीम मैच के साथ, जो कि था बेली, नेओमी, बियांका ब्लेयर, जेड कारगिल वर्सेस डैमेज कंट्रोल एंड टिफनी स्ट्रैटन के बीच में। और ये मैच मुझे शुरू में देख के ऐसा लगा कि यार क्या डाल दिया इन्होंने, लेकिन जब इसमें क्राउड का मैंने इनपुट देखा, मैं सही बता रहा हूं, ऐसे ऐसे चैंट उन्होंने किए जो कि उनके अपनी भाषा में तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और शायद मैं कह सकता हूं कि जो मैंने अब तक WWE के अंदर क्राउड देखा है उसमें टॉप 3 क्राउड में तो डेफिनेटली शायद मैं इसको रखने वाला हूं। एक बार फिर से मैं शो को अच्छे से और देखूंगा तो इसके बारे में और कुछ मैं बोलूंगा, लेकिन बहुत मजा आया जिस तरीके से अलग अलग यूनिक तरीके के वो चैंट कर रहे थे। एक तो उनका जो पिनफॉल करने का बोलने का जो स्टाइल है, 1 2 3 नहीं बोल रहे थे, वो भी कुछ अलग बोल रहे थे, तो वो सुनने में भी अच्छा लग रहा था। अब इस मैच में तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत कुछ अलग था, लेकिन क्राउड ने इस मैच को पहले ही अपने प्रेजेंस होने की वजह से बहुत डिफरेंट बना दिया था। एंड में जेड कारगिल का दबदबा चलता है और बियांका ब्लेयर का केओडी फिनिशर लगता है। और ये वाली जो टीम है वो जेड कारगिल, बियांका ब्लेयर, ये वाली टीम जीती है। ऑब्वियसली इस मैच का रिजल्ट कुछ ऐसा ही होना था। इसके बाद गए शो पर हमको एक और मैच दिखता है जो कि था न्यूकैसल रिपब्लिक वर्सेस ऑथर्स ऑफ पेन के बीच में। अगेन इस मैच को क्राउड ने फिर से इंटरेस्टिंग बना दिया। शुरू में ऑथर्स ऑफ पेन के बंदो एकम रेजार ने बिल्कुल दबा के बजाया इनको, लेकिन जो टायलर बेट है उन्होंने जिस तरीके से कंधों पर उठा के एकम को घुमाया था, वो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो वहां पर नजर आ रही थी। कैरन क्रॉस ने साइड से उंगली कर दी इस मैच में, स्कारलेट बूड्रो ने भी कर दी, जिसका फायदा उठा लेते हैं ऑथर्स ऑफ पेन वाले। डबल टीम मूव के साथ इन्होंने जो है न्यूकैसल रिपब्लिक को हरा दिया। वरना ऐसा लग नहीं रहा था कि अगर ये इंटरफेरेंस वगैरह ना होती तो इस मैच में किसी भी तरीके से न्यूकैसल रिपब्लिक हार सकती थी। और ये देख के मुझे अच्छा लगा कि ऑथर्स ऑफ पेन को भी अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं और साथ में उन्होंने ऐसा भी नहीं दिखाया कि न्यूकैसल रिपब्लिक कोई लुल टीम है, क्योंकि जब रिंग में रेसल करने की बात आती है, परफॉर्मेंस की बात है, तो भाई न्यूकैसल रिपब्लिक टैग टीम डिवीजन में कुछ अलग ही लेवल का काम कर रहे हैं, एटलीस्ट मुझे ऐसा नजर आ रहा है। इसके बाद गाइस शो पर हमको बैक स्टेज से निक ऑल्डेस और पॉल हेमन दिखते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट था। और यहां से तो ब्लड लाइन की जो स्टोरी है वो कुछ अलग ही रास्तों पर चली गई है, बिल्कुल वो भी एक बैक स्टेज सेगमेंट के साथ। होता क्या है यहाँ पे, सबसे पहले तो पॉल हेमन आके बोलते हैं क्या तुमको मेरा मैसेज मिला, तुमको मेरा मेमो मिला, तो सिंपली निक ऑल्डेस ने बोल दिया तुम्हारी जो रिक्वेस्ट है उसको डिनाई कर दिया जाता है। अब रिक्वेस्ट क्या थी पॉल हेमन की? रिक्वेस्ट ये थी कि वो ये चाहते हैं कि रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस इस मैच से बैक आउट कर लें, ये पॉल हेमन ऐसा करना चाहते हैं। अब निक ऑल्डेस ने ये बात तो मानी नहीं, तो वो बोलते हैं क्या ये सारी जो चीजें हो रही वो भी हैं बाय द ऑर्डर्स ऑफ ट्राइबल चीफ, ऐसा करके पहले तो पॉल हेमन चले गए थे, लेकिन उसके बाद वो निकल के आते हैं और वो बोलते हैं ये फनी नहीं है, बिल्कुल भी फनी नहीं है। मतलब ये बात उनको चुभ गई। वो कहते हैं ना कि किसी बंदे की दुखती रग पे हाथ रखोगे तो उसको और ज्यादा दर्द होता है, बस वही सीन हो गया पॉल हेमन के साथ। और बातों में उन्होंने ये रिवील कर दिया कि जो भी कम्युनिकेशन निक ऑल्डेस कहते हैं वो तो पॉल हेमन के थ्रू जाती है, वाइजमैन के थ्रू जाती है। तो पॉल हेमन के मुंह से निकल गया कि भाई मैंने तो रेसलमेनिया से रोमन रेंस से बात ही नहीं करी है। और जैसे ही उन्होंने बोला पॉल हेमन को रियलाइज हो गया कि भाई ये तो मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जो कि बाहर नहीं निकलना चाहिए था। इस मोमेंट में बिल्कुल ऐसी फील आ रही थी जैसे कि हमारे घर का मामला है, घर की लड़ाई है, अभी किसी तीसरे या चौथे बंदे को पता चल गई है। बिल्कुल वैसे पॉल हेमन के रिएक्शन थे। उसके बाद निक ऑल्डेस कहते हैं क्या बोला तुमने? इसका मतलब कि अगर तुम्हारी रोमन रेंस से बात नहीं हुई तो क्या ड्राफ्ट से भी रोमन रेंस फिर कैसे हट गया? क्योंकि रोमन रेंस ओरिजिनली ड्राफ्ट में होने वाला था। और यहां पे देखो WWE ने कितना इंटरेस्टिंग और बुद्धिमानी से इस चीज को यूज किया कि निक ऑल्डेस ने पॉइंट को रखा। वरना अगर ऐसे भी कर सकते थे भाई कि चल निक ऑल्डेस को क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि उस चीज को उन्होंने याद किया कि कैसे रोमन रेंस ने कहा है कि वो ड्राफ्ट से हटेगा, लेकिन अब रोमन रेंस से तो बात नहीं हुई। तो उस बात का भी जवाब पॉल हेमन को यहां पर देना था और उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि रोमन रेंस ने खुद को नहीं हटाया था ड्राफ्ट से, बल्कि मैंने रोमन रेंस को विड्रॉ किया था। अब ये सुनकर निक ऑल्डेस तो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि भाई ये तो ड्राफ्ट वाली चीज है, तो ऑफिशियल वाली चीज है। अब यहां से बोलते हैं कि भाई अगर तू रोमन रेंस को हटा सकता है ना तो जरा तू अपना दम दिखा के ये केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन को भी मैच से हटा दे। ऐसा करके वो तो वहां से निकल लिए और वो ये बता दें कि आज आरकेओ वाला शो भी है, तो उसमें जाके अगर तू जाए तो अपना काम कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी चीज रिवील होती है यहां से कि भाई रोमन रेंस और पॉल हेमन के बीच में कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा। और जो भी चीज अब तक ब्लड लाइन की स्टोरी में हो रही है, पॉल हेमन ने ऐसा कुछ भी इनपुट नहीं डाला जो रोमन रेंस की तरफ से, बल्कि वो खुद से ही अपना काम कर रहे हैं। और अब तक जब तक हमने ट्राइबल चीफ को देखा है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वाइजमैन खुद से अपने डिसीजंस लेना शुरू कर दे। वो एक बार उसको ट्राइबल चीफ के पास तो जरूर लेके जाता। तो ये यहाँ पे जो रिलेशनशिप है रोमन रेंस एंड पॉल हेमन का स्टोरी की वजह से, ये जो आज हमने स्मैकडाउन में देखा वो स्टोरी में डिफरेंट तरीके से प्ले आउट करने वाला है। क्योंकि यहाँ पे तो अभी ब्लड लाइन के बीच में पंगे दिख रहे थे, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी, कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो शायद ट्राइबल चीफ और
वाइजमैन के बीच में भी है। ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, कहां लग रहा था कि ब्लड लाइन के की अलग कुछ भसड़ मच रही है, यहाँ ट्राइबल चीफ और वाइजमैन के बीच में भी कुछ अलग पंगा है। इसके बाद ही सीधा RKO शो आ जाता है और ये अभी तक केविन ओवन शो था, अभी RKO शो हो चुका है। वो जो मैंने आपको ग्राफिक भी दिखाया था वॉइस ऑफ रेसलिंग की वीडियो में, उसी ग्राफिक को इन्होंने यूज करके पूरा शो बनाया। एंड अगेन यहाँ पर जो क्राउड का रिएक्शन है, जब जब बड़े बड़े सुपरस्टार्स निकल के आ रहे थे, क्राउड का रिएक्शन भी और ज्यादा बढ़ते जा रहा था। अब शो यहाँ पे शुरू होता है तो सवाल ये होता है कि गेस्ट कौन होगा। तो यहाँ पे जो केविन ओवंस वो बताते हैं कि गेस्ट ऐसा जिसको मैं चाहता तो नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बार बार कॉल आ रहे थे, फिर मैंने कॉल पिक कर लिया। तो वो जो गेस्ट के रूप में बंदा है वो है आज शो पर पॉल हेमन। अब केविन ओवंस कहते हैं क्या तुम इंट्रोड्यूस करना चाहोगे पॉल हेमन को? तो रैंडी ऑर्टन ने बड़ा कैजुअली इसका आंसर दिया। वो कहते हैं इंट्रोड्यूस तो मैं करना चाहूंगा, लेकिन अपने वो जो डेंजरस लेटर्स हैं उनके साथ, जो कि है RKO, और उस पर क्राउड भी उनके साथ बहुत अच्छा रिएक्ट कर रहा होता है। इसके बाद पॉल हेमन निकल के आते हैं। पॉल हेमन अपनी बातों में मतलब हॉल ऑफ फेमर अपने आपको बताते हैं, वाइजमैन बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, अनडिस्प्यूटेड वाइजमैन उन्होंने बोला, शायद पहली बार उन्होंने ऐसे बोला। उसके बाद रिंग में एंटर करते हुए बोलते हैं मे आई, और जैसे उन्होंने बोला तो केविन ओवंस कहते हैं देख रैंडी ऑर्टन रिंग में आ रहा है, तू जिसे अभी राइट अवे RKO मार सकता है। तो फिर से कैजुअली आंसर दिया इसका रैंडी ऑर्टन ने। वो कहते हैं मैं राइट अवे तो नहीं मारता, मैं आउट ऑफ नोवेयर जरूर मारता हूं। तो पॉल हेमन की फट गई भाई, वो रिंग के अंदर बिना किसी ने मना नहीं किया उन्हें, वो रिंग में एंटर ही नहीं किया। उन्हें समझ में आ गया भाई क्या हो सकता है मेरे साथ। पॉल हेमन यहाँ पे अपनी बातें शुरू करते हैं तो वी वांट रोमन के चैंट लग रहे थे, और ये सुन के तो भाई बिल्कुल ऐसा कहते हैं दिल गार्डन सा हो जाता है कि कहां एक टाइम पे जब रोमन रेंस थे उनको लोग नेगेटिव नफरत की तरीके से देखते थे ऑब्वियसली उनके कैरेक्टर में, लेकिन आज उनकी इतनी डिमांड चल रही है। इसका जवाब फिर से कैजुअली ही दिया पॉल हेमन ने। वो कहते हैं आई वॉन्ट रोमन टू, क्योंकि अब समझ में आ गया भाई उनके भी हाथ में तो है नहीं इस समय रोमन रेंस, क्योंकि रेसलमेनिया के टाइम से तो उनसे बात नहीं हुई। और सिंपली यहाँ पे वो बोलते हैं कि देखो भाई तुम दोनों बंदों के लिए मेरी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, तुमने बहुत कुछ अच्छा काम किया है, लेकिन मैं चाहता हूं तुम इस मैच से बैकआउट कर जाओ। और ब्लड लाइन कितनी डेंजरस है वो बताते हैं, सोलो सिकोवा टामा टोंगा वाली, कि वो किसी से नहीं संभल रहे, वो ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। सिंपली यहाँ पे रैंडी ऑर्टन ने उल्टा ही सवाल पूछे, वो बोलते हैं यार ये रियल ट्राइबल चीफ है कौन? और जैसे उन्होंने बोला पॉल हेमन उसका आंसर करते हैं। और हमेशा आप देखना जब भी ट्राइबल चीफ वाला क्वेश्चन होता है वो कभी भी सही से आंसर नहीं हो रहा। सोलो सिकोवा एंड टामा टोंगा ने आके पीछे से इनके ऊपर अटैक कर दिया। अभी अटैक कुछ ऐसा था कि बिल्कुल ही तगड़ी वाली ब्रॉल हो गई है, सिक्योरिटी वाले सारे बंदे आ रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को, स्वांटन बॉम्ब भी लगाया केविन ओवंस ने ऊपर से। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि जो अपर हैंड है वो रैंडी ऑर्टन और केविन ओवंस को मिलता है। इवन जो सिक्योरिटी वाले बंदे खुद बचाने के लिए आ रहे थे उनको यहाँ पे अच्छे तरीके से तोड़ फोड़ दिया गया है। और उसके बाद टामा टोंगा सोलो सिकोवा को वहां से जो है थोड़ा सा कल्टी काटना पड़ जाता है। अब ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया कि पॉल हेमन ने तो कहा बहुत डेंजरस है, और ये वाली जो ब्रॉल है इसमें ही जो थोड़ा सा अपर हैंड है वो रैंडी ऑर्टन और केविन ओवंस को मिला। अब एक खिचड़ी इनके बीच में और पकती है, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन नेक्स्ट चीज जो शो पर होती है वो था एलए नाइट वर्सेस एंजल गार्जा का मैच, और बहुत छोटा सा ये मैच था। एलए नाइट ने अपना BFT फिनिशर लगा के मैच जीत लिया। मैच जीतने के बाद ऐसा लगा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन एलए नाइट माइक लेते हैं। और आप उस पॉइंट में नोटिस करना, जब एलए नाइट ने माइक लिया, सिर्फ वो माइक लेना ही रिएक्शन दिलवा देता है एलए नाइट को। इससे आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा एनर्जेटिक और सुपर हॉट क्राउड था फ्रांस का। यहाँ पे आके वो अपनी जो एंट्री है किंग ऑफ द रिंग के टूर्नामेंट में उसको अनाउंस कर देते हैं। सांतोस एस्कोबार ने आके उनको इंटरप्ट किया। वो कहते हैं भाई तुझे बोलने का ही है, मैं देख ऐसे करूंगा, मैं जीतूंगा, मैं ये करूंगा। एंड देन अपनी जो कैच फ्रेज है LA नाइट ये वाले, उसके साथ उन्होंने उसको फिनिश किया। और क्राउड ने वो जो मस्त तरीके से सिंह के साथ बोला, मतलब क्राउड की तो आज का अगर सबसे कोई फेवरेट मेरी चीज रही तो वो क्राउड का रिएक्शन ही था। अब आज ही शो पर बैकलैश, आज ही मतलब बैकलैश शो है इंडिया के हिसाब से 4 मई को 10:30 बजे। तो काफी कुछ सोशल इंस्टाग्राम पे भी मैं कुछ करूंगा, तो आप वहां पे चाहो तो फॉलो वगैरह कर सकते हो, क्योंकि ये जो शो है वो सुबह वाला नहीं है, तो साथ में कुछ कर सकते हैं। इसके बाद शो पर बैक स्टेज से कार्लिटो थे, और कार्लिटो ने एक तरीके से ये एक्सप्लेन किया भाई कि मेरे को कैसे मौका ना देकर ड्रैगन ली को आगे रखा गया, मैं भी तो रेसलमेनिया में मैच कर सकता था। तो वहां पर ड्रैगन ली ने आके उनके ऊपर अटैक कर दिया, रे मिस्टेरियो बचाते। और एक बार जरा जाके उस फुटेज को दोबारा देखना, जिस तरीके से कार्लिटो ने वहां पर भग्गी लगाई, वो जिस तरीके से वहां से भागे वो बहुत ज्यादा फनी लग रहा था, कि जैसे अरे मेरे को कुछ नहीं आता भाई, मैं तो भाग रहा हूँ यहाँ से। तो कार्लिटो थोड़ा सा फनी मुझे यहाँ पे लगे, कुछ उनका सीरियस एक्सप्लेनेशन नहीं था यहाँ पे। इसके बाद शो पर स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस ग्रेसन वॉलर एंड ऑस्टिन थ्योरी का मैच था। अपनी वो चैंपियनशिप्स को डिफेंड कर रहे थे, ऑब्वियसली टाइटल उन्होंने यहाँ पर हारना नहीं था। स्ट्रीट प्रॉफिट्स हमेशा ही अच्छे मैचेस देने के लिए जाने जाते हैं। हवाई फायर उन्होंने बहुत सारे किए यहाँ पे, मॉन्टेस फोर्ड के हवाई फायर को उन्होंने ब्लॉक किया। उसके बाद ग्रेसन वॉलर ने फ्लैट लाइनर लगाया, जबकि टैग इन हुआ था ऑस्टिन थ्योरी का। उसके बाद उन्होंने पिन कर दिया, और ये वाला जो मैच है और जो चैंपियनशिप है उसको उन्होंने यहाँ पे सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया। शो के मेन इवेंट में कोडी रोड्स और एजे स्टाइल्स फेस टू फेस आने वाले थे। दोनों फेस टू फेस आते हैं, क्राउड का रिएक्शन बहुत तगड़ा था। कोडी रोड्स को चीयर मिल रही थी, एजे स्टाइल्स को बू मिल रही थी, ऑब्वियसली क्योंकि अभी वो नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं। और एजे स्टाइल्स बोलते हैं
यार कोडी रोड्स तेरा फोकस कहां पे है? तेरा फोकस जहां पे होना चाहिए वहां नहीं, तेरा इस मैच में फोकस नहीं है, तेरा फोकस इन सारे लोगों के ऊपर है क्योंकि तू इनके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा है। एजे स्टाइल्स ने वहां के फैंस को डिसरिस्पेक्टफुल भी बोल दिया क्योंकि जब भी अपनी बातें पूरी करने जा रहा था तो बीच में कुछ ना कुछ वो बोल देते हैं और एजे स्टाइल्स बोलते फिर से डस्टी रोड्स का रेफरेंस होता है यहाँ पे कि तू उसका बेटा है, जब तेरे लिए डब्ल्यूडब्ल्यू में चीजें वर्क नहीं करी, उन्होंने स्टारडस्ट वाला जेस्चर भी करके दिखाया जो स्टारडस्ट अपने स्टार बनाते थे, जब तेरे लिए चीजें वर्क नहीं करी तो तू यहां से गया और उसके बाद जब तू वापस आया तो तेरा कितने ओपन आर्म्स के साथ वेलकम किया गया। लेकिन मेरे केस में चीजें ऐसी नहीं है, जब मैं डब्ल्यूडब्ल्यू में आया तो मेरे को फिर से ग्राइंड करना पड़ा, शुरुआत से मेरे को सारी चीजें करनी पड़ी और ये सब बोलने के बाद ना क्राउड का जो रिएक्शन है एजे स्टाइल्स के लिए वो चेंज हो जाता है। जो वो उनको बू कर रहे थे उसके बाद उन्होंने उसको चीयर करना शुरू कर दिया क्योंकि ऑब्वियसली एजे स्टाइल्स हमेशा से ही फैंस के दिलों में ही रहते हैं, भले उनके कैरेक्टर चेंज होते हैं। इसके बाद वो बोलते हैं कि मैं फिर से लोगों को बता दूंगा कि मैं क्यों फिनोमिनल हूं और ये बात तेरे को बैकलैश के हमारे मैच से ही पता चल जाएगी। अब कोडी रोड्स इस बात का जवाब देते हैं कि देख भाई तू फिनोमिनल है, अच्छी बात है, मेरे तेरे बारे में सब कुछ तारीफें की हुई हैं और मैं तुझे इस टाइम पे फिनोमिनल की तरह नहीं देखना, मैं तुझे फर्स्ट की तरह देख रहा हूं क्योंकि ये मेरा पहला चैंपियनशिप जीतने के बाद डिफेंस होने वाला तेरे सामने। और वो इस तरीके से बोलते कि भाई मुझे मैच जीतना ही जीतना है। यहाँ पे बुलेट क्लब का रेफरेंस भी डाला जाता है, वो टू स्वीट करके बोलते हैं और जब वो जेस्चर को बनाने के लिए जा रहे होते हैं और जो एजे स्टाइल्स है वो भी करते हैं, उन्होंने खींच के चमाट मार दिया कोडी रोड्स को और कोडी रोड्स मुझे यहाँ पे भाई नूब लगे। देखो ये कोई टारगेट करके नहीं बोली जा रही बात, लेकिन कोडी रोड्स के चेहरे पर अचानक से टू स्वीट बोलने के बाद जब उन्होंने ऐसे जेस्चर किया तो स्माइल कैसे आ सकती है इतनी जल्दी बिल्कुल ही। तो वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि शायद बंदा जरूरत से ज्यादा ही अच्छा दिख रहा है और कभी कभी ये चीजें बैकफायर हो जाती हैं। अभी तो नहीं लग रहा लेकिन धीरे धीरे शायद ये हो सकता है। थप्पड़ उनको बच गया, कोडी रोड्स का मुंह देखने लायक था, एजे स्टाइल्स वहां से चले जाते हैं तो इनका तो फेस टू फेस हो गया। लेकिन स्टिल जो ब्लड लाइन और रैंडी ओटन केविन ओवेंस से स्टिल बैक स्टेज जाके लड़ ही रहे, मतलब इनके बीच में ऐसे चेयर शॉट भी मारा रैंडी ओटन ने और स्मैकडाउन के शो को इस तरीके से ऑफर किया गया कि भैया बैकलैश में देखना इनका जो टैग टीम मैच होगा। तो आज रात में फिर मिलते हैं 10:30 बजे, आ जाना सोशल मीडिया पे भाई, देखते हैं क्या डब्ल्यूडब्ल्यू खिचड़ी पका रही है बैकलैश में, फिर बाद में शो का रिव्यू तो आ ही जाएगा। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और तब तक भी लेते रहो जिंदगी के मजे।